Recording as well, and you can see on my screen that the topic which we are interested to talk about is, first of all, the MAC address table. हमें पहले से पता है कि हमारा जो स्विच है, जो कि इथरनेट स्विच है, दैट स्विच इज जो टास्क ये परफॉर्म करता है, मेनली दो काम करता है, एक लर्निंग और एक फॉरवर्डिंग। और इन दो काम करने की वजह से, इस लर्निंग और फॉरवर्डिंग की वजह से हम, क्योंकि स्पेशली लर्निंग की वजह से हम हमेशा कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। जैसे जो कौमें भी लर्न करती हैं वो इंटेलिजेंट कौमें होती हैं, और जो नहीं समझती, नहीं सीखती, वो फिर हमेशा बेकारी रहती हैं। तो इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। एनीहाउ, यहाँ पे मेरा मकसद कहने का ये है कि जब भी एक स्विच के साथ जितनी भी उसकी पोर्ट्स हैं, लेट करें कि यहाँ पे 24 या 26 पोर्ट्स हैं, उसको नहीं पता कि मेरी किस पोर्ट के साथ कौन सा, अभी तो ये तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे हर एक डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होता है। इस पे तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई शक नहीं होगा। कल हमने इस पे कंप्लीट क्लास ली है कि हर एक डिवाइस का, हर एक इंटरफेस का, बल्कि कहना चाहिए हर इंटरफेस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। इनिशियली इसको ये नहीं पता कि मेरे इस पोर्ट के ऊपर, लेट करें पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 3 है, पोर्ट नंबर 4 है, इन पोर्ट पे कौन सा मैक अटैच्ड है। लेकिन जब भी कोई, लेट करें कि M1 जो है, लेट करें कि M1 जिसको मैंने येलो में रिप्रेजेंट किया, अब सर्कल किया, लेट करें कि M1 जो है M4 से बात करना चाहती है। देयर इज समथिंग इन द चैट। ओके, आमिर खान ने पूछा लर्निंग से क्या मतलब है। मुझे से ये याद आया कि इसने अभी लिखा है मतलब। तो हमारे, जब मैंने PTCL ज्वाइन किया था, तो मैं अपने जनरल मैनेजर साहब के साथ अटैच था, जो कि पूरे रीजन का हेड होता है। तो एक दिन उसने मुझे बुलाया, उसके बेटा आजकल वो CSS ऑफिसर है, उसने अपने बाप को कहा कि इससे पूछो कि, उसने तो कहा होगा, लिख कर दिया कि मैटलैब इसके पास है। तो उसने मुझे बुलाया और कहता है कि मतलब के बारे में जानते हो। तो मैं इधर उधर देखता रहा कि क्या मतलब के बारे में ये बात करना है, सर कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसने कहा कि मतलब ये मेरे बेटे ने लिखा है। मैंने कहा सर ये मतलब नहीं है, मैटलैब है। तो यहाँ पे भी मैटलैब नहीं है, मतलब है। तो जेंटलमैन, यस, लर्निंग में मैटलैब का इसका क्या मतलब है, तो आई एक्सप्लेन। अभी 1 मिनट मुझे दें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा आमिर। कि जब इसने, आपको पता है कि M1 जब अपना फ्रेम बनाएगा तो दो चीजें उसमें डालेगा। सबसे पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक, और फिर सोर्स का मैक। इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर है कोई शक तो बात करें। अगर शक नहीं है तो फिर क्या होगा कि जब ये पैकेट इसके पास पहुंचेगा, इस पोर्ट 1 के पास, तो जेंटलमैन ये इसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखकर फैसला करेगा कि किस पोर्ट पे निकालना है, और इस एड्रेस को इस्तेमाल करेगा कि जनाब मेरी पोर्ट 1 के साथ कौन सा सोर्स अटैच। यूं ये अपने पास एक टेबल बनाएगा, एक तरफ पोर्ट नंबर और दूसरी तरफ, एक तरफ पोर्ट नंबर और दूसरी तरफ उसका मैक एड्रेस। मिसाल के तौर पे इसने लगाया कि मेरी पोर्ट नंबर 1 पे जो डिवाइस अटैच्ड है उसका मैक एड्रेस क्या है, M1। तो यूं इसने अपने पास ये लिख लिया, यानी कि इसने लर्न कर लिया कि मेरे पास, मेरे पोर्ट नंबर 1 पे जो डिवाइस या इंटरफेस अटैच्ड है उसका मैक एड्रेस M1 है। कोई बात समझ आ रही है? इस अमल को कहते हैं आमिर लर्निंग। अब अगर इसको नहीं पता कि, क्योंकि इसके टेबल में, इस मैक टेबल में क्योंकि इस M4 डेस्टिनेशन की जगह क्या लिखा हुआ है, M4। तो क्योंकि M4 इसके टेबल में नहीं है,
तो ये फ्लड कर देगा, यानी कि 2 की तरफ भी गिरा देगा, 3 की तरफ भी गिरा देगा और 4 की तरफ भी गिरा देगा। हर एक डिवाइस 2, 3, 4 चेक करेगा कि क्या मेरा किसका मैक एड्रेस है। तो 2 और 3 कहेगा मेरा तो नहीं है, वो इसको इग्नोर कर जाएगा और 4 उसको रिसीव कर लेगा। अब जब 4 जवाब भेजेगा, जवाब देगा, रिप्लाई करेगा, तो वो क्या अपना टेबल कैसे बनाएगा? सोर्स में लिखे, डेस्टिनेशन में वो लिखेगा M1 और सोर्स में लिखेगा M4। ऐसा ही है ना? जो आपका PC4 है वो इस तरह का फ्रेम बनाएगा। अब जब ये पैकेट इसके पास आया तो इसने देखा कि M4 ने ये पैकेट दिया है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। इसने अपने टेबल में देखा कि M1 तो मेरी किस पोर्ट के साथ है? 1 के साथ। M1 इसके साथ है। साथ इसने देखा कि मेरी पोर्ट नंबर 4 के ऊपर जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका एड्रेस क्या है? M4। तो इसने अपने लिख दिया यहां पे कि पोर्ट नंबर 4 पे M4 अटैच्ड है। तो ये क्या कर रहा है? टाइम के साथ साथ लर्न करता जा रहा है। अब जेंटलमैन, अगर ये पैक यहां पे आया, इसने अपना टेबल देखा कि डेस्टिनेशन M1 है और M1 किस पोर्ट के साथ अटैच्ड है? सिर्फ 1 के साथ। तो ये सिर्फ यहां पे भेज देगा और फ्लड नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये डिवाइस क्या है? इंटेलिजेंट। और इस अमल को कहते हैं आमिर लर्निंग। क्योंकि आपने क्वेश्चन किया कि लर्निंग का क्या मतलब है। लर्निंग का ये मतलब है कि टाइम के साथ साथ ये अपने पास नोट करता जाता है कि मेरी किस पोर्ट के साथ कौन कौन से डिवाइस, और फिर उसको इस्तेमाल करता है। यही सबसे बड़ी ताकत होती है कि आप अपनी लर्निंग को, अपने नॉलेज को अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करें। तो बेनिफिट क्या हुआ? अब आप फ्लड नहीं कर रहे, तो यूं आप अपनी दूसरे डिवाइसेस की प्रोसेसिंग पावर को सेव कर रहे हो, वहां की स्पीड यानी कि बैंडविड्थ को प्रिजर्व कर रहे हो, और सिक्योरिटी का एक खतरा खत्म हो गया कि आप M4 M1 को दे रहे हैं तो 2 और 3 के पास वो चीज जा ही नहीं रही। जी जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? क्या सर, इज देयर एनी क्वेश्चन? Is there any question from the online students? Where we have Amir, Ishfaq, Naeem, Nurul Haq, Rabia. Do you have any question, any one of you? अगर ये बात कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई गो टू दी माई पैकेट ट्रेसर और मैं इनमें से किसी भी एक स्विच को, मिसाल के तौर पे जो स्विच हम मोस्टली यूज कर रहे हैं दैट इज 2960 सीरीज का 24 पोर्ट का स्विच है, मैं इस स्विच को ओपन करता हूं और मैंने यहां पे कमांड क्या दी? मैंने कमांड दी शो मैक एड्रेस टेबल। तो आपको नजर आ रहा है, इसका फॉर्मेट एटलीस्ट नजर आ रहा है कि वो बता रहा है कि यहाँ पे मैक एड्रेस होगा और ये मैक एड्रेस किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है यहां पे वो लिखा हुआ होगा, लेकिन ये खाली है क्योंकि इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है। इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड ही नहीं है। अब मैं ये करता हूं कि यहाँ पे कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करवा देता हूं। तो ये मेरे एंड डिवाइसेस मैंने लिया, मिसाल के तौर पे पीसी लिया, लेट करेंगे, और लैपटॉप ले लिया, चलें जी एक और पीसी भी ले लिया, एक और लैपटॉप भी ले लिया, और इन हर एक का अपना मैक एड्रेस पहले से इन पे बर्न्ट इन है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। अगर है तो बात करें। हर एक डिवाइस का, मिसाल तौर पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर 2 इंटरफेसेस हैं। एक इथरनेट की पोर्ट के नीचे आपको नजर आ रहा है, एक लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट और दूसरा लिखा है ब्लूटूथ, और दोनों की अपनी अपनी मैक एड्रेस लिखा हुआ है कि आपका फास्ट इथरनेट 0001.C9E9.573D है। और अगर ये आप कॉपी करके कल वाली साइट के अंदर दें तो पता भी चल जाएगा कि ये मैक एड्रेस, ये कार्ड किसने बनाया है। कुछ बात समझ आ रही है? ओके, तो साहिब हम आगे चलते हैं और हमें इनको कनेक्ट करवा देते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सी केबल चाहिए होगी? स्ट्रेट केबल चाहिए होगी। तो जेंटलमैन, मैं यहां से एक स्ट्रेट केबल लेता हूं और राउटर को मैं इसके साथ कनेक्ट करवा देता हूं, इसकी लेट करें फास्ट इथरनेट 0 के साथ। इसी तरह एक और केबल लेता हूं
और इसको मैं कनेक्ट करवा देता हूं इसकी पोर्ट नंबर 2 के साथ। इसी तरह मैं एक और केबल लेता हूं और इसके जरिए मैं इसकी आखिरी जो पोर्ट्स हैं उनको, चले गीगाबिट पोर्ट को इस्तेमाल कर लेता हूं। यहां पे ये मैंने अगेन फास्ट इथरनेट को इसकी गीगाबिट पोर्ट के साथ, जो कि सेकंड गीगाबिट पोर्ट है, वहां कनेक्ट कर दिया। तो ये 4 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होते। अब हम देखते हैं कि क्या, अगर देखें ये बता रहा है कि जी कनेक्ट हो रहे हैं, चेंज स्टेट टू अप। हम एक एक को आपको दिखा भी देते हैं। शो इंटरफेसेस गीगाबिट, सॉरी फास्ट इथरनेट, पहले फास्ट इथरनेट को देख लेते हैं। 0/1 स्टेटस शो इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्टेटस इंटर कर देते हैं जी। तो देखिए ये बता रहा है, क्या बता रहा है अभी पता चल जाएगा। ये बता रहा है कि ये फास्ट इथरनेट 0 स्टेटस का अभी तक नॉट कनेक्टेड है, वीलैन 1 का हिस्सा है, फुल डुप्लेक्स है और इसकी स्पीड 100 मेगाबिट पर सेकेंड। और अगर स्टेटस ना दूं तो तब भी ये मुझे दिखाएगा, ज्यादा चीजें दिखा देगा। और क्या है, देखिए ये बता रहा है कि अभी तक ये क्यों डिसेबल शो कर रहा है, लेकिन एनी हाउ कोई अभी हम इसको देख लेंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जी ये फुल डुप्लेक्स मोड में है और मैंने इसको फुल डुप्लेक्स किया था, अदरवाइज ये नॉर्मल उस पर नहीं होता। अभी किसी और इंटरफेस में लगा के दिखाता हूँ। ये 100 मेगाबिट पर सेकेंड सपोर्ट कर रहा है, यानी इसकी स्पीड है। अभी तक इसका ये डाउन है। ओके, इसको हम आईपी भी देते हैं। ये इसका मैक एड्रेस है जी, ये इसका मैक एड्रेस। तो अगर आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी कर लें। और कल की साइट पे अगर हम चले जाएं, कल की साइट पे अगर हम चले जाएं जो कि आपके साथ शेयर की गई हुई है, ये जी, तो इसको खोल लेते हैं। और इसको हम मैक एड्रेस जो हमने उठाया, यही उठाया, लुकअप में दे देते हैं। ये इसने कर लिया अपना काम। चेक करते हैं इसको जी। तो ये कहता है कि जी ये एक प्राइवेट नहीं है, और ये किसका बनाया हुआ कार्ड है, या ये मैक एड्रेस किसका है, सिस्को का। क्लियर है एवरीवन? तो मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कल वाला काम हमने जस्ट आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया कि आपको याद है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज हमें नजर आ रही है कि इसका मैक एड्रेस भी हमें नजर आ रहा है, हमें इसकी स्पीड के बारे में भी पता चल रहा है, हमें इसकी मोड भी कि ये हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है ये भी नजर आ रहा है, हमें इसके ये भी नजर आ रहा है कि इसकी रिलायबिलिटी वगैरह क्या है। सारी चीजें हमें क्लियर है। अब हम ये कर देते हैं कि जेंटलमैन इनको सबको आईपीस दे देते हैं, ताकि एक चीज और भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद इधर जाते हैं। मैं इसको देता हूं शो मैक, शो मैक एड्रेस टेबल। अभी भी खाली है क्योंकि पैकेट नहीं गए। अब देखें जी कि हम इनको एक आईपीस असाइन करते हैं डेस्कटॉप पे जाके, यहाँ पे, और आईपीस की रेंज हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट इट बी 192.168.1.1 विद दिस सबनेट मास्क 255.255.255.0। लेकिन इससे आपको कोई खौफ की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर हमारा लेयर 3 है, क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ इनको आईपी देने दें। तो जेंटलमैन मैं इसके साथ लिख भी देता हूं ताकि आपको दिखाई दे और समझ आए कि इसका आईपी है 192.168.1.1/24। इसी तरह इसको दे देते हैं 192.168.1.2/24। इसको दे देते हैं 192.168.1.3/24। और इसको दे देते हैं 192.168.1.4/24। कोई शक, कोई शुबा? होपिंग नो। ओके, अगर नहीं है तो ये तो हमने दिए तो नहीं है ना, सिर्फ लिख लें इनके साथ, अभी देने भी हैं। इसको हम दे देते हैं
192 स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं 192.168.1.2 with the subnet mask are 255.255.255.0। इसी तरह I got it। इसको आईपी दे देते हैं ये कौन सा है, लैपटॉप 1। और लैपटॉप 1 के लिए हमने क्या सोचा हुआ है, हमने 1.3 192.168.1.3 with the subnet mask of this, और इसको दे देते हैं 192.168.1.4 with the subnet mask of this। तो सबको हमने आईपी दे दिए। अब हम कर ये लेते हैं कि अब हम 1 से 3 को पिंग करते हैं। ये 1 है, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, पहले अपने आप को पिंग करता हूं ताकि कंफर्म हो जाए कि ठीक है कि नहीं है। 192.168.1.1 यस, जवाब आ रहा है, विच इज नाइस जी। अब मैं करता हूं अपने बजाय अपनी डेस्टिनेशन के हो 1.3, उधर से भी जवाब आ रहा है ना, यानी सवाल किया जवाब आया। अब जो चेक करते हैं स्विच के ऊपर कि स्विच के ऊपर क्या असर पड़ा कि नहीं पड़ा। जेंटलमैन, ये मैं गया स्विच के ऊपर और इसको मैंने कमांड फिर कहा कि शो मैक एड्रेस टेबल। देख लो इसके पास ने अपने पास ये दोनों बातें लिख ली कि जनाब मेरी पोर्ट नंबर 0/2 के ऊपर जो डिवाइस है उसका मैक एड्रेस है 0001 C9E9573D। क्लियर है। इसी तरह इसने कहा कि मेरी गीगाबिट 0/2 के ऊपर जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका मैक एड्रेस है 000C85 ब्ला ब्ला। इस टेबल को कहते हैं जो कि दो मैक एड्रेस को पोर्ट नंबर के साथ कंबाइन करता है या उनका रिलेशन बताता है। इस टेबल को कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। और ये मैक एड्रेस टेबल किस लिए इस्तेमाल, लर्निंग से तो बनता है, इस्तेमाल किस लिए होता है, फॉरवर्डिंग के लिए। क्योंकि अब अगर मिसाल के तौर पे इस डिवाइस ने इसको दिया, इसकी तरफ भेजना चाहता है जवाब, मिसाल के तौर पे दिस लैपटॉप 1 इज वांट टू सेंड टू हियर, तो इसको किसी फ्लड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये इस टेबल को देख के भेज देगा। अगर इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको दिखाना चाहें तो हम इसको क्लोज करके इसकी सिमुलेशन मोड में मैं चला जाता हूं और यहां पे मैं इसके शो ऑल का खत्म करके सिर्फ आईसीएमपी को अलाउ करता हूं, एडिट फिल्टर, सिर्फ आईसीएमपी को और आर्प को भी चले कर देता हूं, although कि अभी आर्प इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये दो प्रोटोकॉल मैंने अलाउ कर दिए जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं यहां से एक फ्रेम लूं, आप एज्यूम कर लें, यहाँ पे लिया और डेस्टिनेशन ये बताई और इसको 1 बाय 1 करके चलाता हूं, तो आपको ऑनलाइन वालों को भी और फिजिकल वालों को भी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों को पता चलेगा कि ये किस तरह काम कर रहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे ये पीसी और ये देख सकते हैं कि ये कौन सा पीसी और कौन सा प्रोटोकॉल। तो ये आईसीएमपी का एक पैकेट बना है किसके ऊपर, PC0 के ऊपर, आपको नजर भी आ रहा है ये ब्लू कलर में। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट में लेकर जाऊं तो देखें ये पैकेट कहां पे चला गया, इसके पास, PC0 से स्विच के पास। अब इसने अपना टेबल देखा और टेबल देखने के बाद इसने कहा कि अच्छा ये तो मेरी गीगाबिट 0/2 पे है, इसने इधर भेज दिया। देखिए किसी और को नहीं गया, इसने जब जवाब दिया वापस जवाब आया है, इसने चेक किया कि मेरे टेबल में है, इसने डायरेक्ट इधर भेज दिया।
कहाँ पे, कहाँ, कौन सा टेबल ये रीड कर रहा है? अपना मैक एड्रेस टेबल रीड कर रहा है। आमिर, इशफाक, नईम, नूरुल हक, नूरुल्लाह, राबिया। इज देयर एनी क्वेश्चन? लेकिन एक चीज और देखेंगे, वो भी यहाँ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक और डिवाइस दो में लगाता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि ये दो डिवाइस क्यों काम नहीं कर रही। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं यहाँ पे एक और पीसी लगाता हूँ, और एक और लैपटॉप लगा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इस साइड पे मैंने एक लैपटॉप लगा लिया, और इनको मैं दोबारा स्ट्रेट केबल के जरिए ज्वाइन करता हूँ। ये है मेरा फेस वन, और यहाँ पे मैं इसको इसकी किसी लास्ट पोर्ट के ऊपर, लेट करें 24 नंबर पोर्ट पे लगा देता हूँ। देखो जो ही लगाया ग्रीन हो गया, इसका मतलब स्विच में कोई मसला नहीं है। मसला जो है वो शायद सीनियर को ही बताना पड़ेगा, वरना मजबूरी है। तो यहाँ पे हम 23 पे जाके रीजन कुछ भी सोच सकते हैं। ये देखिए जो ही लगाया तो ये ग्रीन हो गया। अब मैं इनको इनको भी आईपी से साइन कर देता हूँ। तो मैं इसके डेस्कटॉप में गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, और यहाँ पे मैं लेट करें आईपी दे देता हूँ 192.168.1.20 या 10 विद सबनेट मास्क ऑफ दिस। और यहाँ पे मैंने दे दिया डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.1.20 फॉर एग्जाम्पल। एक 10 हो गया, दूसरा 20 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरी डेस्टिनेशन हो गई। तो अब देखें, अब यहाँ पे जब ये पैकेट आएगा तो अब लैपटॉप टू, बल्कि इसको हम कैंसिल करवा देते हैं, डिलीट कर दिया हमने, और हम एक दोबारा एक पैकेट लेते हैं। चलें जी, सोर्स ये रख लेते हैं, डेस्टिनेशन ये कर लेते हैं। इसका मतलब देखें आप, आईसीएमपी बना, लेकिन क्योंकि मैक टेबल में एंट्री नहीं थी, तो इसने एक और प्रोसेस रन किया जिसका क्या नाम है, आर्प। आर्प क्या कहेगा? कहेगा कि जिसका आईपी एड्रेस 1.10 है, वो मुझे अपना मैक भेजे, वो मुझे अपना मैक भेजे। तो देख लेते हैं ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें जी, इसने अपना आर्प भेजा, आर्प रिक्वेस्ट स्विच के पास आई, आर्प ने ब्रॉडकास्ट होना है। आर्प ने क्या होना है? तो देखें होता है कि नहीं होता। देखें ब्रॉडकास्ट हुआ। आप कहेंगे ये दो पे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये दोनों एक्टिव ही नहीं है। क्यों नहीं है, हम इसका जवाब बाद में देंगे, लेकिन कम से कम ये एरोज शो कर रही हैं कि ये एक्टिव नहीं है। अब क्योंकि सवाल इसके लिए था, 1.10 के लिए था, तो इन दोनों ने कहा ये हमारे लिए नहीं है। उन्होंने इसको क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अब क्या हुआ? इसने जवाब दिया। देखिए जवाब आ गया कि स्विच वन के पास, और स्विच वन के पास से ये लैपटॉप टू के पास आ गया। अब लैपटॉप टू ने दो काम करने हैं। पहले इसको अपनी मैक टेबल में डालेगा, क्योंकि यहां से एक चीज गई भी है और आई भी है। इन दोनों के एड्रेसेस को भी अपने मैक टेबल में ऐड कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग। और फिर उस टेबल को इस्तेमाल करके फॉरवर्डिंग, स्विचिंग चेक कर लेते हैं कि ऐसा है भी कि नहीं है। ये देखें जी, हम यहाँ पे एनेबल करके और शो मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल देख लें। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा कि अब आपके पास चार आ गई कि मेरे बताता है कि फास्ट इथरनेट 0/23 पे ये है 000D ब्ला ब्ला ब्ला। अब 23 पे 000D है। चलें देख लेते हैं कि 23 पे वाकई 003 है कि नहीं है। ये है 0/23। चेक कर लेंगे, इसका इसका मैक चेक कर लेते हैं। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएं, और कल बताया था कि आईपी कौन है, पिक कर लो, इंटर करो, नजर आ जाएगा कि इसका मैक एड्रेस नहीं दिया। तो अभी हम इसे निकालते हैं जी, देख लें वही है कि नहीं है।
000D BD EB ब्ला ब्ला। कैसे इसका, ये तो इस डिवाइस का लैपटॉप 2 का है, इसको कैसे पता चल गया? ये हमने देखा, इसको भी पता है कि यहाँ पे ये लगा हुआ है 1008। ये इसने लर्न किया और अपने मैक एड्रेस टेबल में को पॉपुलेट किया। क्लियर है? ठीक है। अब जेंटलमैन, लेट कमर्स, बी ऑन टाइम। ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि मैक एड्रेस टेबल क्या है और उसकी फायदा क्या है और बनता कैसे है और उसका इस्तेमाल क्या है। तो बनता वो लर्निंग से है, करता वो स्विचिंग है, फॉरवर्डिंग में मदद करता है। यही यहां लिखा हुआ है जी, क्योंकि आपने इसको आप देख लिया है तो रीडिंग करना बिकम वेरी सिंपल। हाँ, अगर ये IPv6 होता तो फिर आर्क की बजाय कौन सा प्रोसेस होता? अगर यहां पे तो आपने IPv4 किया ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स इन पाकिस्तान वो IPv4 पे है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यहाँ IPv6 नहीं है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि वर्ल्ड वाइड अब IPv4 की बजाय प्रॉब्ली IPv6 की तादाद ज्यादा बन चुकी है। इसलिए तो कहते हैं कि IPv6 पे टाइम जाया मत करना, मत पढ़ना उसको, क्योंकि कहीं इस्तेमाल ही नहीं है। ऐसा ही है, नहीं, इसकी तादाद ज्यादा हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि IPv4 छोड़ दो, क्योंकि IPv4 भी कोई बंद खत्म नहीं कर रहा। तो दोनों है, डुअल है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ। तो याद रखो कि अगर IPv4 है तो आर्प होता है, और अगर IPv6 है तो जकी क्या होता है? जी सर, जी, रिमोट कनेक्शन। ओके, फिर ND होता है, नेबर डिस्कवरी। क्या होता है? ND, नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। काम यही है, लेकिन इट इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू द आर्क। क्लियर हो गया मेरी बात? तो देख लेते हैं जी, यही लिखा हुआ है क्या नहीं। कहता है कि ए लेयर 2 इथरनेट स्विच यूजेस द लेयर 2 मैक एड्रेसेस। इस पे तो कोई शक व शुबा नहीं है, अगर है तो बात करो, नहीं है तो कहता है टू मेक द फॉरवर्डिंग डिसीजंस इट इज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द डेटा बीइंग कैरिड इन द डेटा पोर्शन ऑफ द फ्रेम। किसी भी जगह पे हमेशा, यही गोरे की भी और नेटवर्क की भी खुसूसियत है, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे के काम में। हमारी मुसीबत यह है कि हमें अपने काम के अलावा प्राइम मिनिस्टर के काम भी आते हैं। हम जब क्रिकेट भी देखते हैं, हॉकी भी देखते हैं, कोई भी गेम देखते हैं, हम बताते हैं कि जी इसमें ये बॉल करानी चाहिए थी। कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे शहनशाह ने को नहीं पता लेकिन मुझे पता है, लेकिन हमें अपना काम वो नहीं पता सिर्फ। तो यहाँ पे ये डेटा को नहीं देखता, क्योंकि इसका डेटा के साथ कोई तलक ही नहीं है, डेटा का तलक एप्लीकेशन के साथ है। तो यही वो कह रहा है कि इट इज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द डेटा, लेयर 2 इज कंप्लीटली अनअवेयर। उसको सिर्फ ये पता है कि ऊपर से कुछ चीज आई है, अपना हेडर साथ लगाना है, बात खत्म, अपना ट्रेलर साथ लगाना है, बात खत्म। तो कहता है कि जी सच एन IPv4 पैकेट के लिए क्या कहते हैं, आर्क मैसेज अगर IPv4 है तो भेजा जाएगा, और अगर IPv6 है तो फिर ND पैकेट भेजा जाएगा कि जी अपना मैक दो। कहता है तो स्विच मेक्स इट्स फॉरवर्डिंग डिसीजन बेस्ड सोलमली ऑन दी लेयर 2 इथरनेट मैक एड्रेस। सभी आपको बताया कि वो फॉरवर्डिंग करता है, जब उसके पास फ्रेम आता है वो उससे डेस्टिनेशन का एड्रेस उठाता है, उसको अपने टेबल में, जिसको कहां पे स्टोर है, एक रैम है जो कि रैम से ज्यादा तेज है, जिसको कैम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम, विच इज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, तो उस मेमोरी में ये चीज डाल रखी जाती है। यही वो कह रहा है कि उस टेबल से वो जाके, कैम से जाके पढ़ता है
अपनी पोर्ट देखता है और उस पोर्ट पे निकाल देता है, डेटा के साथ उसका कोई तल्लक नहीं। कहता है ईथरनेट स्विच एग्जामिन्स इज मैक एड्रेस टेबल टू मेक द फॉरवर्डिंग डिसीजन। जब आर्क से चीज आती है तो उसको तो टेबल में लर्निंग का पार्ट है, अपने टेबल में डालता है और फिर उन्हीं एड्रेसेस को इस्तेमाल करके फॉरवर्डिंग डिसीजन हर फ्रेम के लिए लेता है। क्लियर? कहता है व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑन, अभी आपने देखा कि जब हमने नया स्विच को लगाया तो हमारा मैक एड्रेस टेबल क्या था? एम्प्टी था, क्योंकि हमने करके देख लिया तो हमें एग्जैक्टली समझ आ रही है कि हाँ हमारा टेबल भी तो खाली था। अब उसमें 4 एंट्रीज हैं क्योंकि 4 डिवाइसेस हैं। तो जेंटलमैन, फॉरवर्डिंग के लिए मैंने जैसे कहा एक पहला काम क्या है? लर्निंग। लर्निंग में क्या करता है कि जब भी कोई फ्रेम आता है उसका सोर्स का एड्रेस पढ़ता है। अगर इसके टेबल में पहले से है तो उसको रिफ्रेश कर देता है, क्योंकि ये एंट्री फॉरएवर नहीं है, ये एंट्री फॉरएवर नहीं है। वो भी बताऊंगा कि फॉरएवर क्यों नहीं है। जब भी आपने 4 एंट्रीज रिकॉर्ड की, अगर हम 15 मिनट 5 मिनट के बाद दोबारा देखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल खाली है। भाई क्यों खाली है? क्योंकि वो एंट्री एक खास मिनट्स के लिए है। अगर उस 5 मिनट में मिसाल के तौर पे कोई भी पैकेट उस पोर्ट की तरफ से नहीं आ रहा, उस इंटरफेस से नहीं आ रहा, तो इस एंट्री को हटा दो। इसका मतलब कि वो डिवाइस शायद अब नहीं लगा हुआ। ठीक है ना सर? लेकिन अगर उसे कोई एंट्री आ गई तो मैं उसको अगले 5 मिनट के लिए रिफ्रेश कर दूंगा। क्लियर? ओके कामरा। तो ये पार्ट हो गया किसका? हमारी लर्निंग का। उसके बाद लर्न जब कर लिया तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? फॉरवर्डिंग की तरफ जाएंगे। याद रखो कि लर्निंग इज डन बेस्ड अपॉन द सोर्स एड्रेस। लर्निंग इज डन बेस्ड अपॉन द source address. This learning is done based upon the source address, and forwarding is done based upon the destination address. क्यों रफी? नहीं समझ आ रही रफी को? जियो मामा। जी जुनैद, लाइबा, आमिर, come on, if you have any question, don't be afraid कि जी क्वेश्चन करेंगे तो कोई मसला होगा? कोई मसला नहीं होगा। come on, फायदा ही होगा, मुझे पता चलेगा कि यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ऐसे ही क्वेश्चन कर लो जी, एक पता चलेगा आप यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ओके ओके, पहले देख लेते हैं किधर से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। सर जी जी आमिर। सर सोर्स एड्रेस या डेस्टिनेशन एड्रेस है, मतलब आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस की बात? मैक एड्रेस, लेयर 2 पे मैक एड्रेस होता है। अगर आप मेरे सही है सर। आज के लेक्चर को देखें, आखिरकार आमिर ने क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने इससे पहले भी यही बात आपको क्लियर करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे वी लुक एट हियर, तो मैंने बड़ा क्लियरली लिखा कि दिस इज दी मैक एड्रेस, दिस इज दी मैक एड्रेसेस। ठीक है, मैक एड्रेस M1 मैक एड्रेस, M4 मैक एड्रेस। जी और कोई क्वेश्चन? ओके सर। Okay, nice. Nobody is interested to ask any other question online because there is less than a minute. I will be starting. Definitely let the connection be dropped. Okay, so ladies and gentlemen, we start back. And जैसे मैंने कहा कि learning जो है that is being done by the switch definitely by using the source MAC address, and it puts that during learning, it puts the MAC address along with its port into the MAC address table. MAC address table. Here, based upon the destination address, destination MAC address. Again, I'm very clear about that. That is the address which is MAC address of the destination. It forwards.
and if the destination address is not available in the MAC address table, is not available in the MAC address table, नहीं है, तो फिर कामरान क्या होगा? शाबाश। अगर मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, मिसाल के तौर पे M4 की का नाम यहाँ पे नामो निशान भी नहीं है, जी मैक एड्रेस एम्प्टी है या उसकी एंट्री नहीं है, तो अगर लर्न नहीं किया तो व्हाट विल बी डन? फ्लडिंग। अभी हमने ये शुरू में देखा है, जैसे आर्क में नहीं था तो सबकी तरफ भेज दिया गया, फ्लड कर दिया गया, ठीक है, ओके। तो देन इज दी वही बात। अब देखिए आपको ये मैक एड्रेस टेबल दिखा रहा है कि मिसाल के तौर पे दिस इज द सोर्स, ए इज द सोर्स एंड डी इज द डेस्टिनेशन। तो इसने इस टेबल में आके इसको सोर्स एड्रेस को उठाया और उसको लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, इसको लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, जबकि डेस्टिनेशन एड्रेस को जब पढ़ा तो इसको फॉरवर्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। जब स्विच के पास ये चीज आई, मिसाल तो पे ए इज दी मैक एड्रेस ऑफ द ए डिवाइस APC विच इज अटैच्ड ऑन पोर्ट नंबर 1। इसने देखा कि मेरे इस 000D जो कि डेस्टिनेशन का एड्रेस है, दैट इज कनेक्टेड टू माय पोर्ट नंबर 4। इसने कहा अच्छा मैं इसको पोर्ट नंबर 4 पे इस तरफ निकाल देता। सो यू मे कॉल इट दी फॉरवर्डिंग और यू मे कॉल इट द फिल्टरिंग फ्रेम्स based upon the destination MAC address, based upon the destination MAC address. Yeah? Okay. So gentlemen, इसके साथ साथ मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि जितना शायद मैं अच्छा या बुरा जैसे भी पढ़ाता हूं, लेकिन ये लोग बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं कि आप इनकी वीडियो जो कि नेटअकैड पे मौजूद हैं, नेटअकैड पे मौजूद हैं, आप यहां जाके यही जो कुछ मैंने आपको अभी पढ़ाया अबाउट द मैक एड्रेस टेबल ऑफ द कनेक्टेड स्विचेस, एग्जैक्टली इट विल एक्सप्लेन यू हाउ स्विचेस बिल्ड देयर मैक एड्रेस टेबल। यानी कि इन अदर वर्ड वो पूछ रहा है कि लर्निंग कैसे करता है स्विच लर्निंग कैसे करता है। फिर कहता है कि हाउ स्विचेस फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड अपॉन द कंटेंट इन देयर ऑफ देयर मैक एड्रेस टेबल, यानी कि दे वांट टू टॉक अबाउट द फॉरवर्डिंग और स्विचिंग, बोथ लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। क्लियर एवरीवन? ओके। इसी तरह हमने ये चीज भी देखी हुई है कि अगर हमारे पास कोई डिफॉल्ट गेटवे है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट गेटवे कहते किसे हैं। जब आप जैसे अगर मैं आपको आपस में कोई काम करूं कि जी मिसाल के तौर पे मैं कहूं कैसर को कि रफी का जो मोबाइल है वो मुझे उठा के दे दो, तो उठेगा, वहां से उठा के मुझे दे देगा। लेकिन अगर मैं उसे किसी और बाहर के बंदे का काम कहता हूं कि जी मिसाल तुम्हें मैनेजमेंट में जाके फलाना काम करके आओ, तो देन ही हैज टू यूज द गेट। रफी के साथ उसको he doesn't need the gate because they are part of the same LAN, लेकिन when it has to go out it has to go to the LAN, to the gateway। तो हमेशा ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे ये आपके डिवाइस, ये स्विच है, यहाँ पे आपके डिवाइसेस लगे हुए हैं और आपने बाहर भी जाना है तो यू नीड ए राउटर देयर। नाउ दिस इंटरफेस ऑफ द राउटर विल एक्ट एज ए गेटवे। इन डिवाइसेस ने अगर मिसाल के तौर पे येलो डिवाइस से बात करनी है तो देयर इज नो नीड टू गो टू द गेटवे डायरेक्टली। अभी हमने कहा है कि द स्विच विल डू द लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म एंड इट विल रिसीव ऑन पोर्ट नंबर 1 एंड इट विल फॉरवर्ड ऑन पोर्ट नंबर 4। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट दी, बाहर जाना है हमने, यहाँ पे कोई और स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड है, फिर ये कैसे होगा? इट विल सेंड इट टू द गेटवे। अब ये आईपी तो इस डिवाइस का इस्तेमाल होगा, डेस्टिनेशन का इस्तेमाल होगा, आईपी डेस्ट, लेकिन मैक एड्रेस इसका इस्तेमाल होगा, ये मैक होगा एज ए डेस्टिनेशन मैक। तो
तो अगर लेट करें कि PC1 wants to talk to PC, let it be PC10, so it will put the IP address itself, IP1 for example, it will put the IP PC10 for example, but will use its own MAC address, but will use the MAC address of the destination as the MAC address of the gateway. कुछ बात समझ आ रही कामरान? हमने पहले ही पढ़ा है लेकिन जस्ट रिपीट कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई इशू है तो बिल्कुल बात करें। सुमैया क्लियर है? ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मॉड्यूल का, विच इज स्विच स्पीड एंड स्विच फॉरवर्डिंग मेथड्स। स्पीड से मुराद क्या ये पोर्ट 10 मेगाबिट पर सेकेंड की है, क्या ये पोर्ट 100 मेगाबिट पर सेकेंड की है, क्या ये पोर्ट 1 गीगाबिट की है, क्या ये पोर्ट 110 गीग की है, क्या ये पोर्ट 40 गीग की है, एंड सो ऑन। सो दीज आर दी स्पीड्स। दूसरी चीज भी इसके साथ हम मिला देते हैं, विच इज द डुप्लेक्स मोड। डुप्लेक्स मोड, और आपको पता है कि स्विच या तो आप उसको बाय डिफॉल्ट तो वो फुल डुप्लेक्स मोड में होता है, फुल डुप्लेक्स, लेकिन आप उसको हाफ डुप्लेक्स में लाना चाहते हैं तो मजबूरी है, यस यू कैन। और हम इसके साथ ये चीजें भी, इनको कॉन्फ़िगर करना भी अभी सीखते हैं। कॉन्फ़िगर से मुराद इनको चेंज करना, और हम ये भी देखना चाहेंगे कि ये चीजें किस तरह कॉन्फ़िगर होती हैं, और अगर वो गलत हो जाए तो इसको कहते हैं मिसमैच। इसको क्या कहते हैं? मिसमैच। और मिसमैच का हाल आपने अभी देख लिया कि वो डिवाइस पर आपस में बात नहीं कर सकते। क्लियर है वहां? इसके अलावा हम देखेंगे कि ये अभी हमने देखा कि स्विच का बेसिक काम लर्निंग और फॉरवर्डिंग है, तो हम देखेंगे कि फॉरवर्डिंग के दो मेन मेथड्स हैं। नंबर 1 स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड, और मोस्टली यही मेथड इस्तेमाल होता है। और दूसरा है कट थ्रू, कट थ्रू। तो दीज आर द टू मेथड्स फॉर फॉरवर्डिंग, और हम आगे जाके देखेंगे इसमें भी आगे दो फर्दर मेथड्स। तो ऑल ऑफ दिस वी कवर इंशाल्लाह। तो जेंटलमैन, सबसे पहले तो हम इनकी स्पीड्स को देख लेते हैं, और फिर बेसिक इसका इंफेसिस जो है वो इस चीज पे है, फॉरवर्डिंग पे, लेकिन मैं इसको सेकंड उस पर रखना चाहता हूं। तो अब पहले मैं अपने स्विच पे जाता हूं और आपको दिखाता हूं। ये है मेरा स्विच S1, ये है मेरा स्विच S0। मैं इसकी मुख्तलिफ पोर्ट्स को आपके सामने दिखाना चाहता हूं। पहले यहां पे देख लेते हैं। तो जेंटलमैन, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट, जिसे मैंने बताया कि ये फास्ट इथरनेट की पोर्ट है, इसका मतलब ये 100 मेगाबिट पर सेकंड देती है, और ये फुल डुप्लेक्स मोड में है। ठीक, ओके। अगर हम इस स्विच पे आए तो हम इन सब पोर्ट्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपनी फास्ट इथरनेट 0/2। तो मैंने अभी कमांड बताई, कमांड है शो इंटरफेसेस, शो इंटरफेसेस। इंटरफेस कौन सी है? फास्ट इथरनेट 0/2, 0/2 इंटर कर देते हैं। तो देखिए ये बता रहा है कि ये फुल डुप्लेक्स हाफ मोड में है, और ये 100 मेगाबिट पर सेकंड पे। और ये भी बता रहा है कि ये इसका ईथरनेट भी अप है, और इसका प्रोटोकॉल भी अप है, यानी कि लेयर 2 भी अप है और लेयर 3 भी अप है। इसके अलावा इसका मैक एड्रेस भी बता रहा है, दोस्तों क्या आपको पता है?
लेकिन हम ये मोड तब्दील भी कर सकते हैं। किस तरह, अभी देख लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं देता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, लिखने कमांड अपने पास घर पे बाद में दीजिएगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, मैं इसकी इस इंटरफेस पे आ जाता हूं जिसके साथ मैं खेलना चाह रहा हूं, जो क्या है फास्ट इथरनेट F0/2। अब मैं इसको देता हूं स्पीड और क्वेश्चन मार्क लगा के बताता हूं, तो ये कहता है कि या तो 10 पे या 100 पे या ऑटो पे कर दो। बाय डिफॉल्ट ये ऑटो होता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑटो है। मैं इसको 10 कह देता हूं, कहने जी 10, इंटर कर देते हैं जी, कर दिया। ओके, अब यहां से मैं एंड करके और फिर कराता हूं शो शो इंटरफेस F02, इंटर करता हूं तो नजर आ रहा है कि ये अब किस मोड में चला गया, कितनी स्पीड में चला गया है, 10 मेगाबिट स्पीड। ठीक है, इसी तरह मैं अगर इसकी दोबारा इस इंटरफेस पे जाता हूं कॉन्फ टर्मिनल, और यहां पे मैं इसको देता हूं कॉन्फ टर्मिनल के बाद इस दोबारा इंटरफेस पे जाके फास्ट इथरनेट 0/2, और इसको फिर अब देता हूं डुप्लेक्स। कमांड क्या है, वहां स्पीड थी, यहां पे क्या है डुप्लेक्स। क्वेश्चन मार्क देता हूं तो कहता है ऑटो या फुल या हाफ। लेट करें, मैं इसको कहता हूं हाफ, इंटर कर देता हूं। अब अगर मैं इसको दोबारा एंड करके शो इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट 0/2 करूं तो आपको नजर आएगा कि अब ये हाफ डुप्लेक्स में जा चुका है। और देखो जो ही 0/2 के साथ मैंने मिस खपला किया, वो मसले में भी पड़ गया है, ये मिसमैच हो गया है। नजर आ रहा है, तो बताना और साथ ही पहले बेहतर ये है कि मैं इसको खत्म कर दूं, रियल टाइम पे आ जाऊं। ओके, और मकसद यहाँ पे कि यू कैन चेंज दी वट एवर यू वॉन्ट, लाइक हियर आई चेंज दी it is 10 megabit per second and half duplex, so it means there is some problem। तो आप इसी कमांड देके अगर कोई ऐसा मसला आता है तो यू कैन चेक क्योंकि मसला किधर है। क्लियर, अब अगर ये तो हो गया इसकी ये दो बातें, अब हम आते हैं इसकी स्पीड की तरफ, फॉरवर्डिंग की तरफ। तो मैंने कहा कि दो तरीके हैं, एक है स्टोर एंड फॉरवर्ड और दूसरा है कट थ्रू। एक है स्टोर एंड फॉरवर्ड और दूसरी तरफ है कट थ्रू। जेंटलमैन, स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब ये है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आप लेट करें ये एक पीसी है, ये अपना कोई पैकेट भेजता है, फ्रेम भेजता है PC4 को, तो सबसे पहले चाहे फ्रेम का जो भी साइज है वो पूरा फ्रेम यहां पे पहले स्टोर होगा, इसलिए उसको कहते हैं स्टोर। फिर उसके बाद स्टोर होने के बाद इसके ऊपर FCS काम करेगा, फ्रेम चेक सीक्वेंस काम करेगा, यानी कि CRC काम करेगा, CRC 32 काम करेगा। CRC 32 काम क्या करता है, कोई बता सकता है? एरर डिटेक्शन करता है। तो ये चेक करेगा कि जो फ्रेम मेरे पास आया है क्या ये फ्रेम ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो फिर ये फॉरवर्डिंग की तरफ जाएगा, अगर ये ठीक है तो ये फॉरवर्डिंग की तरफ जाएगा। फॉरवर्डिंग में क्या करेगा, अभी बताया कि यहां से डेस्टिनेशन का एड्रेस उठाएगा, इस फ्रेम से डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस उठाएगा और उसको अपने मैक टेबल में जाके, मैक एड्रेस टेबल के अंदर जाके फिल्टर करेगा, चेक करेगा, अगर है तो उस पोर्ट पे भेज देगा और अगर नहीं है तो फ्लड कर देगा।
क्लियर? तो इस समल को, और का फायदा क्या है कि अगर ये फ्रेम खराब है, करप्ट है, अगर ये फ्रेम जो इसके पास स्टोर हुआ अगर ये करप्ट है, तो ये इस फ्रेम को सिंपली इस ग्रीन फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा। फायदा ये है कि आप इसकी, अगर ये डिस्कार्डेड है, अगर ये करप्टेड है, तो पीसी फोर्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बेहतर नहीं कि यहीं पे इसको ड्रॉप कर दिया जाए। तो यूं सिर्फ अच्छा फ्रेम ही जाएगा, कोई भी बुरा फ्रेम नहीं जाएगा। ठीक है कैसे? तो ये तो है हमारा एफसीएस का मेथड, सॉरी हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड का मेथड, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग मैकेनिज्म, जिसका एडवांटेज क्या है कि सिर्फ इसका एडवांटेज जो है वो है इंटीग्रिटी, कि गलत चीज कभी भी नहीं जाएगी, इंटीग्रिटी, ये इसका एडवांटेज है। तो फिर डिसएडवांटेज क्या है? एक जवाब है कोई भी नहीं है, दूसरा जवाब है क्या जवाब है? लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब है डिले। हर फ्रेम चाहे जितने साइज का भी है वो मैं स्टोर करूंगा, सीआरसी करूंगा, अगर ठीक है तो फिर जाके उसका एड्रेस देख करूंगा और फिर उसको जाने दूंगा। स्लो है, डिले है। इसके मुकाबले में हमने बात की थी अबाउट दी कट थ्रू मेथड, कट थ्रू स्विचिंग, जिसमें हमने कहा कि जी जरूरत नहीं है कि आप पूरा फ्रेम अपने पास स्टोर करें। प्रोबेबली आप सिर्फ पहले, और इससे क्योंकि इंटीग्रिटी आपको मिली, तो इंटीग्रिटी का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस इंश्योर हो गई, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंश्योर हो गई। ये गलत फ्रेम नहीं जाएगा, गलत फ्रेम बैंडविड्थ नहीं इस्तेमाल करेगा, प्रोसेसिंग नहीं करवाएगा, दैट्स गुड। जबकि इसके मुकाबले में कट थ्रू क्या करता है, पहले 6 बाइट्स जब उसको रिसीव होते हैं, जो कि डेस्टिनेशन का मैक है, जो कि डेस्टिनेशन का मैक है, बस बाकी चाहे आगे इसके 1500 बाइट्स हैं उसका ख्याल नहीं करता, सिर्फ ये देख के, ना ये चेक करता है कि ये फ्रेम ठीक है कि खराब है, जस्ट वो इसको देख के उसको फॉरवर्ड कर देता है, और ठीक है तो वेल एंड गुड, खराब है तो एंड डिवाइस जाने। तो अगर आप इसके एडवांटेज की बात करें तो नो डाउट इट इज फास्ट, डिले नहीं है, कम है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर आपका लिंक में एरर्स का प्रोबेबिलिटी हाई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी डेस्टिनेशन पैकेट लेती जाएगी और ड्रॉप करती जाएगी। इसका एक अभी आगे जाके बताऊंगा, एक और तरीका भी लोगों ने निकाला कि पहले आप कट थ्रू पे जाएंगे और एक एरर की कि कितने पैकेट आपके ड्रॉप हो गए, तो आप उसको चेक करें। अगर ये हाई है तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पे शिफ्ट कर दें, और अगर लो है तो कंटिन्यू विद दी कट थ्रू मेथड। बात समझ आ गई? ओके। अब मतलब आप कहां पे ये ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है कट थ्रू मेथड, अगर आपकी रियल टाइम ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पे वॉइस ओवर आईपी है, वीडियो ओवर आईपी है, definitely this type of traffic is more interested in the delay, less delay, so this switching method can be more effective। अगर आप इलेक्ट्रिकल उसमें गए तो मोस्टली दिस इज यूज्ड, अगर आप ऑप्टिकल में गए तो दिस इज मोस्टली यूज्ड, कट थ्रू। क्लियर? ओके। अब मैंने कहा कि कट थ्रू मेथड में दो इन्होंने फर्दर मेथड्स, दो तो नहीं है लेकिन चले यहां लिखे हुए तो इसलिए मैं दो ही कह देता हूं।
One is called fast forward switching, which is exactly the same as the cut through, which is exactly the same as the cut through, no difference. कि आप पहले मैक उसका डेस्टिनेशन का एड्रेस उठाएं 6 बाइट्स, और उसकी बेस के ऊपर आप मैक टेबल में जाएं, और मैक टेबल में जाके पोर्ट ढूंढें, डेस्टिनेशन की पोर्ट ढूंढें, और बस पोर्ट के ऊपर निकाल दें। बात समझ आ रही? क्या कट थ्रू मेथड, कट थ्रू या फास्ट फॉरवर्ड स्विचिंग क्या कहती है? वो कहती है कि आपके पास जब फ्रेम आए, आप पहली 6 बाइट सिर्फ इस्तेमाल करें, 6 बाइट्स में आपको डेस्टिनेशन का मैक मिल जाएगा। मत वेट करें कि पूरा फ्रेम रिसीव हो, मत कैलकुलेट करें सीआरसी, मत कंपेयर करें एरर डिटेक्शन के मैकेनिज्म्स, बस पहले 6 बाइट आए, डेस्टिनेशन पता लग गई, इसकी बेस पे मैक टेबल पे जाके चेक करें, और वहां से पोर्ट नंबर उठा के फॉरवर्ड कर। ठीक है अब्दुल्ला? जबकि इसके मुकाबले में एक और मेथड लोगों ने दिया, जो कि आप कह सकते हैं कि इन बिटवीन है। एक तरफ तो आपका मोर डिले का मेथड है, जो कि स्टोर एंड फॉरवर्ड है, इसमें बहुत डिले है, इसमें बहुत अच्छी इंटीग्रिटी है, डिले हाई है। दूसरा आपने देखा कि बहुत ही फास्ट है, जिसको आप फास्ट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, जिसमें डिले मिनिमम है, लेस है, मिनिमम डिले है। लेकिन लेकिन इंटीग्रिटी के बारे में क्वेश्चन, इंटीग्रिटी के बारे में क्वेश्चन मौजूद है। जबकि यहां पे डिले तो हाई है, लेकिन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द फ्रेम्स वेरी गुड है। यानी कि अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि यहां का डिसएडवांटेज है कि हाई डिले है, और यहां का डिसएडवांटेज है कि इंटीग्रिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो लोगों ने एक दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की, जो कहते हैं फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग, फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। जिसमें दोनों चीजें, इंटीग्रिटी इतनी हाई नहीं लेकिन रीजनेबल है, डिले इतना कम नहीं जितना यहां है लेकिन रीजनेबल। दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। ये क्या कहता है फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग? ये कहता है कि यहां पे क्या था, पहले वाले में स्टोर एंड फॉरवर्ड में क्या था, पूरा फ्रेम, फुल फ्रेम रिसीव करो, फुल फ्रेम रिसीव करो। फास्ट फॉरवर्डिंग में सिर्फ 6 बाइट रिसीव करो। ये है ना, फुल फ्रेम हो सकता है वो 1500 बाइट्स का हो। अब जो फ्रेम फ्री या फ्रेगमेंट फ्री फ्रेम स्विचिंग है, ये कहती है कि जी पहले 64 बाइट सिर्फ रिसीव करो, यानी ना 1500 ना 6 बाइट्स, बल्कि 64 बाइट्स। although कि ये मेथड ज्यादातर क्लासिकल ईथरनेट में ज्यादा इफेक्टिव है, क्लासिकल ईथरनेट में ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि क्लासिकल ईथरनेट में आपको पता है कि क्या होती है, कोलिजन का चांस होता है। किसका चांस होता है? कोलिजन का चांस होता है। आपको पता है कि अगर आप हब के थ्रू ईथरनेट बना रहे हैं या बस के थ्रू बना रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि कोलिजन होती है, और कोलिजन को रोकने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम CSMA CD इस्तेमाल करते हैं, if you remember, याद है ना? वेरी नाइस। इसमें ये होता है कि अगर 2 डिवाइस एक वक्त में भेजें, तो नॉर्मली 64 बाइट पहुंचने से पहले पहले पता चल जाता है कि मेरा फ्रेम करप्ट हो गया कि नहीं हुआ। अगर करप्ट हो गया है तो पहले 64 बाइट में ही पता चल जाएगा, और अगर इसे इसका साइज कम है तो आपको पता है उस फ्रेम को रंट फ्रेम का नाम दिया गया था। तो अगर ये रंट फ्रेम है
तो यहां तक रिसीव करो, अगर रंट है तो गिरा दो, और 64 बाइट गुड है तो बस भेज दो। इस अमल को कहते हैं फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग। लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव जो है वो क्लासिकल इथरनेट में इज नो मोर इन यूज। कोई भी आज हब इस्तेमाल करना या बस टोपोलॉजी पे ही करना, एवरीवन इज यूजिंग दिस स्विच्ड इथरनेट, जहां पे कोई कोलिजन का चांस नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी पोर्ट है। क्लियर एवरीवन? अब लास्ट टॉपिक इसका कह ली कि आपके स्विच में, हर एक डिवाइस में, सिर्फ स्विच नहीं, बफरिंग की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बफरिंग की। अब्दुल्ला, बफरिंग किसे कहते हैं? कंजेशन। एक जवाब आया कंजेशन, एक जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी आई। क्या ख्याल है कंप्यूटर साइंस वालों, सिस्टम वालों? स्टोर करना। बफरिंग इज स्टोरिंग। जब आपको बात वक्त आता है कि कनेक्शन में इज बफरिंग, इसका मतलब है कि वो बाइट्स आपकी मेमोरी में स्टोर कर रहा है उस वक्त, सिंपल मेमोरी, जिसका आप बफरिंग। तो आपके स्विच में भी लाजमी तौर पे, जैसे मैंने कहा कि अगर ये आपका स्विच है, ये अगर आपका स्विच है, तो इस स्विच में जब ट्रैफिक आती, कोई भी फ्रेम आएगा, तो इट विल बी स्टोर्ड हियर, चाहे वो 6 बाइट्स हो, चाहे वो कंप्लीट फ्रेम हो, चाहे वो 64 बाइट हो, वट एवर, इट विल बी स्टोर्ड हियर। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड मेमोरी बफरिंग। ठीक है? अब ये बफरिंग मुख्तलिफ कंपनीज और मुख्तलिफ स्विचेस दो तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। एक को कहते हैं पोर्ट बेस्ड मेमोरी, पोर्ट बेस्ड मेमोरी, और दूसरे को कहते हैं शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी। क्या फर्क है दोनों में? लेट्स एक्सप्लेन। जो पोर्ट बेस्ड मेमोरी है, ये इस तरह के, अगर आपके घर में हर एक बंदे का अपना अपना कमरा है, तो इट इज पोर्ट बेस्ड, यानी नेम बेस्ड कह लो रूम्स, उसमें कोई और नहीं जा सकता। तो यहां पर भी अगर लेट करें ये एक पोर्ट है, तो इस पोर्ट पे आपको पता है कि डेटा इन भी हो सकता है और डेटा आउट भी हो सकता है। इसका मतलब है कि इस पोर्ट में एक बफर, लेट करें कि बफर रिसीव एंड बफर ट्रांसमिट। तो जब भी आप कोई चीज डाल रखते हैं, उसको भेजते हैं, तो ये अपने बफर रिसीव में स्टोर करता है। और जब कोई दूसरा पोर्ट इसको कुछ चीज देता है, मिसाल के तौर पे दिस इज पोर्ट नंबर 1, दिस इज पोर्ट नंबर 1, इसी तरह मिसाल के तौर पे आई हैव ए पोर्ट नंबर अनदर पोर्ट, जिसकी अपनी, आपको पता है कि पोर्ट रिसीव और पोर्ट ट्रांसमिट होगी। लेट करें कि ये पोर्ट नंबर 24 है, तो अगर यहां पे इसको कुछ चीज मिली, रिसीव हुई, लेट करें पोर्ट नंबर 24 पे रिसीव हुई, और उसको पोर्ट नंबर 1 पे जाना है, इस तरह, ये पोर्ट नंबर 1, ये पोर्ट नंबर 24, तो ये यहां से अपना डेटा उठाएगा रिसीव से, और रिसीव से उठा के इसके ट्रांसमिट में डाल देगा, और फिर ये ट्रांसमिट के जरिए उस कंप्यूटर की तरफ, उस एंड डिवाइस की तरफ भेज दे। क्लियर? कामरान, नहीं क्लियर? ठीक है ना? अगर मिसाल के तौर पे अच्छा चलिए दोबारा, जैसे मैंने कहा कि अगर ये पोर्ट है, ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 1 है, और ये पोर्ट नंबर 24 है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे दो बफर्स हैं,
जिसे मैंने यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एक बफर रिसीव है, यानी कि जो भी डेटा इसको मिलेगा ये अपने रिसीव बफर में स्टोर कर लेगा, लेकिन रिसीव पे करने के बाद इसने 24 पे निकालना है, तो ये रिसीव को जब खाली करेगा तो इसके ट्रांसमिट बफर में स्टोर कर देगा। और फिर ट्रांसमिट बफर से ये स्विच या इस पोर्ट के जरिए निकाल के उसको डिजायर्ड पीसी की तरफ भेज देगा। है कोई इसमें क्वेश्चन? मुश्किल नहीं। इसी तरह जब ये टूगे फुल डुप्लेक्स है, ये अपना डेटा इसको कोई मिलेगा पीसी 24 पे, तो ये अपने ट्रांसमिट रिसीव बफर में स्टोर कर लेगा। और जिस भी कंप्यूटर को देना है, मिसाल के तौर पे पोर्ट 10 नंबर पोर्ट पे देना है, तो ये 10 नंबर पोर्ट पे निकाल देगा, उसके ट्रांसमिट बफर में डालेगा और ट्रांसमिट बफर से निकल जाएगा। क्लियर? क्लियर? फायदा क्या, नुकसान क्या? क्योंकि अगर इसका सिर्फ फायदा होता तो फिर कोई और रहता ही ना, वो अगर इसका सिर्फ नुकसान होता तो ये खुद ना रहता। ऐसे है ना? तो जेंटलमैन, अगर मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास 24 पोर्ट्स हैं, तो हर एक पोर्ट का अपना बफर होगा ट्रांसमिट और रिसीव। हो सकता है कि इसमें से 24 पोर्ट में से हो सकता है कि 20 पोर्ट आइडल हों, तो उनका ये ट्रांसमिट और रिसीव बफर जाया। और ये भी हो सकता है कि जो बाकी 4 पोर्ट्स हैं उन पे हैवी ट्रैफिक आ रही हो, क्योंकि बफर तो आपका फिक्स है। बफर इज मेमोरी इज फिक्स। तो अगर आपका बफर फिक्स है, आपने अपनी रिसीव बफर में रिसीव कर लिया, लेकिन अगले का ट्रांसमिट बफर उसके बाद फुल है, तो यू विल बी वेटिंग। या और अगर आता है तो यू हैव टू ड्रॉपिंग, क्योंकि आपका उसका बफर फुल है। और हो सकता है उसका पहला फ्रेम जो है वो बहुत बड़ा है, जब तक वो नहीं निकलेगा पीछे से कुछ नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस कि अगर वो उसका ये फुल है तो इट हैज टू वेट, और अगर वेट है तो डेफिनेटली और अगर जगह पीछे से आ रही है तो ये नहीं ले सकते। बात समझ आ रही? फिर इसका हल क्या निकाला गया या सोचा गया? वो ये हल है कि शेयर्ड मेमोरी बना ली जाए। तो मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हम इस स्विच को इस तरह अलग अलग मेमोरी बनाने की बजाय एक स्विच में हम एक ही मेमोरी बना दें, लेट करें कि हर एक पोर्ट के ऊपर अगर हमने एक एक एमबी रखी थी, तो हमने 24 एमबी का एक ही बना दिया। जिसमें भी अब पैकेट आए वो यहां पे रख दे, और जब भी उसने उस पैकेट ने जाना हो और वहां पे जगह खाली है, वो पोर्ट खाली है, वहां से निकल जाएगा। तो अब अगर मिसाल के तौर पे 20 पोर्ट आइडल हैं, तो 4 पोर्ट 24 एमबी इंजॉय करेंगी। 6 पोर्ट्स हो गई हैं। और फिर अब लाइन में क्यों नहीं है, क्योंकि यहां से शेयर मेमोरी से उठाना है और एक एक पोर्ट के ऊपर गिराते जाओ, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं रहा। तो दैट इज कॉल्ड दी शेयर्ड मेमोरी। ओके, देन इज दी, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आपकी पोर्ट जो हैं वो फुल डुप्लेक्स में भी हो सकती हैं और वो हाफ डुप्लेक्स में भी हो सकती हैं। और आप जब बैंडविड्थ या स्पीड की बात करती हो, कैपेसिटी की बात करते हो, तो आपके पोर्ट की बैंडविड्थ, स्पीड, कैपेसिटी जो भी कहो, 10 मेगाबिट पर सेकंड भी हो सकती है, 100 मेगाबिट पर सेकंड भी हो सकती है, 1 गीग भी हो सकती है, 10 गीग भी हो सकती है, 40 गीग भी हो सकती है,
100 गीग भी हो सकती है एंड सो ऑन। मैंने बताया कि आपके जो डुप्लेक्स सेटिंग्स होती हैं स्विच में सिर्फ दो हैं। हाउएवर एक और भी है जो कि स्विचेस में नहीं है, जिसका अर्थ सिंप्लेक्स। और आपको पता है कि इनका डिफरेंस भी आपको उम्मीद करता हूं कि पता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब है कि बोथ वे कम्युनिकेशन बट नॉट साइमल्टेनियसली। जैसे एग्जांपल आपको बार बार हम देते हैं, मिसाल तौर पे वॉकी टॉकी या पुलिस रेडियो। जबकि फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल जो है वो दोनों जो है साइमल्टेनियसली बात करेंगे। जैसे आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल, या आपकी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन, आप भेज भी रहे होते हैं, रिसीव भी कर रहे होते हैं। जबकि आपकी गीगाबिट पोर्ट जो हैं दे ओनली ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स। जबकि आपके 10 मेगाबिट पर सेकंड या 100 मेगाबिट पर सेकंड की पोर्ट्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन बोथ इन दी हाफ डुप्लेक्स एंड। और मैंने अभी आपको करके भी दिखाया कि हाउ यू चेंज द स्पीड्स एंड हाउ यू चेंज द डुप्लेक्स मोड्स। क्लियर एवरीवन? सो जेंटलमैन, यही वो यहाँ पे बता रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे वो कहता है कि ये पोर्ट हमारी फुल डुप्लेक्स में है, स्विच की ये पोर्ट कोई भी है, एग्जांपल ये दैट इज फास्ट कनेक्ट 0/1, और इस स्विच की कोई भी पोर्ट मिसाल तौर पे 0/20, इसको आपने हाफ डुप्लेक्स में बना कॉन्फ़िगर कर दिया, इसको फुल डुप्लेक्स में कर दिया। अब लाजमी तौर पे ये मिसमैच में चले गए। ये कहेगा कि मैं भेजूंगा भी और रिसीव भी करूंगा। ये कहेगा जब तुम भेज रहे हो तो मैं नहीं भेज सकता, मैं उस वक्त सिर्फ रिसीव कर सकता हूं। तो ये इनकी बात नहीं बन रही, इसलिए ये। और इसके लिए मैंने पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है, लेकिन आप चाहें तो ऑटो को खत्म करके ऑटो नेगोशिएशन को खत्म कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो जेंटलमैन, हम आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इस पे हमने काम भी किया हुआ है कि आपके पास दो तरह से आप अपनी कॉपर वायर को बना सकते हैं, जैसे यहां पे आपको नजर आ रही है। एक क्रॉसओवर केबल और दूसरा स्ट्रेट थ्रू केबल। याद रखो कि अगर आपने, अच्छा तरीका यह है कि जब भी आपने एक स्विच को राउटर से कनेक्ट करना है तो यू विल बी यूजिंग दी स्ट्रेट केबल। whenever you have to connect the switch with the end device, you will be always using the straight cable. लेकिन if you are connecting a switch to a switch or a router to a end device, you will always be using the crossover cable. क्लियर होगी मेरी बात? लेकिन जो लेटेस्ट स्विचेस हैं उसमें, क्योंकि बाजू का हमसे गलती हो जाती है, हम जहां स्ट्रेट लगानी होती है वहां क्रॉस लगा देते हैं, जहां क्रॉस लगानी होती है वहां पे स्ट्रेट लगा देते हैं। तो स्विचेस में ये फैसिलिटी डाल दी गई कि उनमें ये फीचर डाल दिया गया ऑटो MDIX, जिसको कहते हैं MDIX स्टैंड फॉर मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस क्रॉसओवर। मीडियम डिपेंडेंट इंटरफेस क्रॉसओवर, यानी कि अगर आप गलत केबल भी लगा दें, किसी तरीके से रखेंगे तो फिर भी ये अपने आप को ठीक कर लेगा। यानी आपने दो स्विचेस हैं, आपको पता है कि क्रॉस केबल लगानी है, लेकिन आप क्या लगा देंगे वहां पे आपने स्ट्रेट लगा दी, रिपोर्ट खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और आपकी वो स्ट्रेट केबल भी क्रॉस के तौर पे काम करेगी। इस फीचर को कहते हैं ऑटो MDIX। तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है, लेकिन इस पे बिलीव मत करना, क्योंकि हो सकता है आपके स्विच में वो फीचर ना हो, या किसी ने, आपके दोस्त ने उस पोर्ट के ऊपर कमांड दे दी और नो ऑटो MDIX, नो MDIX ऑटो। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जो ऑनलाइन वाले हैं उनको नजर आ रहा है
कि अगर मैं इसकी किसी पोर्ट पे चला जाऊं, अनेबल करके और कॉन्फ टर्मिनल करके और यहां पे मैं इसको कमांड दे दूं इसकी इंटरफेस पे जाके, मिसाल के तौर पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट या गीगाबिट जो भी है 0/1 या 0/2, और यहां कमांड दे दूं नो MDIX ऑटो, तो बस यहां पे क्या हो जाएगा, खत्म। अब ये क्रॉस जहां लगनी है वहां क्रॉस ही लगाओगे, और जहां स्ट्रेट लगानी है स्ट्रेट ही लगाओगे। लेकिन अच्छी एडवाइस क्या है कि अगर आप गलती मतलब सिस्टम पे डिपेंड करने के बजाय सही केबल लगाओ। जहां स्ट्रेट चाहिए अभी बताया कि आपने एक स्विच को इस स्विच से कनेक्ट करना है, क्रॉस लगाओ। आपने एक स्विच को एंड डिवाइस से कनेक्ट करना है, स्ट्रेट लगाओ। तो ये जो आपके सामने कुछ देर पहले एक डायग्राम बताया, उस डायग्राम को फॉलो। क्लियर एवरीवन? तो जेंटलमैन, इसके साथ हमारा ये चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 7 ये खत्म हो गया। तो इससे दो बातें, एक तो हमारा 4 to 7 विच इज अबाउट द डेटा लिंक लेयर वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसका एग्जाम आज वो कर दूंगा एक्टिवेट, जो कि अगले संडे तक अवेलेबल रहेगा। अगले संडे रात 10 बजे तक अवेलेबल रहेगा। तो बेहतर यह है कि अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दें। लेकिन इन द मीन वाइल, क्योंकि अभी हम वेडनेसडे पे हैं, हम थर्सडे फ्राइडे को अपना चैप्टर नंबर 8 विच इज अबाउट द नेटवर्क लेयर और इंटरनेट लेयर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेयर है। हर लेयर इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस पर चले जाएंगे। लेकिन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। क्लियर? Is there any question? Online students, although probably there is only one or two, we have Laiba and Nurul Haq. Do you have any question, Laiba and Nurul Haq? There is something in the chat, and the chat is saying no, sir. Okay, Laiba, thank you. Do you have any question, Nurul Haq? And do you have any question, physical students, offline students? Have a question, Sahib, Nasir, Kassir, Kamran? तो चलें जी, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो आई स्टॉप हियर एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो। नो क्वेश्चन सर।